हेलो एवरीवन, मैं सुरेंद्र पूनिया अवर्स अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने कल के वाले लेक्चर में स्टार्ट किया था टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में आपको कल बता चुका हूं सब कुछ। आज हम इसके आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहाँ पे हमने इसको छोड़ा था उसी से हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि सीक्वेंस एंड सीरीज में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें मैं अब तक आपको बता चुका हूं कि जो टर्म्स होती हैं उनको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन, ऐसे चलता है। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और ये जो ए फर्स्ट टर्म होती है इसको ए से डिनोट किया जाता है, और जो इनके बीच का डिफरेंस होता है जिसको हम सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से निकालते हैं उसको डिनोट किया जाता है डी से। ये डिफरेंस हमेशा हर टर्म के बीच में सेम रहेगा। जितने भी टर्म्स होंगे उसकी प्रीसीडिंग टर्म से अगर हम उसका डिफरेंस चेक करेंगे तो ये हमेशा आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, एक जैसा मिलेगा, इसीलिए इसको एपी कहा जाता है। तो इसमें कल हमने जनरल टर्म निकालने का फार्मूला पढ़ा। भी कोई भी टर्म हमें अचानक एकदम जंप करके कोई भी बहुत दूर पे डिस्टेंस पे कोई टर्म निकालनी हो तो उसके लिए फार्मूला था ए एन का। वो फार्मूला क्या था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इससे हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 10th टर्म निकालनी है, कोई भी सीरीज दे दी मैंने आपके सामने, कोई सीरीज मैं लिख देता हूं जैसे 3, 7, 11 एंड सो ऑन। कोई हमसे कहते हैं इसकी 10th टर्म निकालो, तो इसका कैसे निकालेंगे हम, n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे हम 10, यहाँ 10 रखोगे तो ये 9d बन जाएगा। एक कौन सी टर्म होती है, फर्स्ट टर्म जो यहाँ पे क्या है 3, उसको हम पुट कर देंगे 9 इंटू डी। डी होता है इनके बीच का डिफरेंस, जो कि यहाँ पे क्या आ रहा है 7 में से 3 चला गया, वो क्या होगा 4। तो ये क्या रह गया हमारे पास 4 डिफरेंस आ गया। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 9 4 जा 36, 36 में 3 ऐड कर दोगे 39। ये काम हम कल तक वाले लेक्चर्स में कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे इसी टर्म्स को जब निकालने की बात आती है तो लिखने की जो प्रवृत्ति होती है हमारी मैथमेटिक्स में वो ज़्यादा रहती है। हम कोशिश करते हैं हर चीज़ को लिख लिख के ही सोल्व करें। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि सिलेबस में हमेशा हमारे टीचर्स हमें पढ़ाते थे कि जितना लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे मैथ उतना ही अच्छा आपका होगा, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस मांगता है। बिल्कुल सही बात भी है, लेकिन कॉम्पिटिशन जो है उसके विपरीत दिशा में चलता है। कैसे? कॉम्पिटिशन ये कहता है कि जितना कम लिखोगे और ब्रेन का जितना ज़्यादा यूज करोगे आप, उतनी ही कैलकुलेशन आपकी फास्ट होगी। टाइम आपका जो होगा कैलकुलेशन में टाइम फास्ट हो जाएगा, कम मतलब टाइम कम लगेगा और कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, जिससे हमारा जो काम करने की स्पीड है वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम लिखने वाला काम कम करें, स्टेप को खत्म करें और अपना टाइम को बचा पाएं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया है कि जो क्वेश्चन आप सिलेबस में 5 मिनट में करते हो वो कंपटीशन में हमें 5 सेकंड या 10 सेकंड तक निपटा देना है उस क्वेश्चन को। तभी हम अपना टाइम कंपटीशन में बचा पाएंगे और तभी हम कंपटीशन के अंदर, मैथमेटिक्स की कंपटीशन के अंदर अच्छा रिजल्ट बना पाएंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो उस केस में हम इसी क्वेश्चन की अगर बात करें, इसको हम लिखने से कैसे बचें, तो इसका सीधा सा तरीका है कि आप इतना सब कुछ लिखने की बजाय आप सीधा ये काम करें कि जैसे किसी ने कहा कि आप 10th टर्म निकालो, तो आप कैसे निकालोगे, बिना लिखे 10 से कम ले लो, 9 ले लिया। 9 को लेके यहाँ पे आ जाओ, जो सीरीज गिवन है ना उस सीरीज को देखो ध्यान से। उसमें जो आपने 10 टर्म पूछी उसमें से कम लिया आपने 9, जो डिफरेंस है उसको सीधा ही मल्टीप्लाई करो। जो डिफरेंस कितना है 4 का, तो 9 4 जा 36 और उसमें फर्स्ट टर्म को ऐड कर दो यानी कि 39। तो ये वाला जो आंसर है इसी मेथड को हमने लगाया, लेकिन लिखने की बजाय डायरेक्ट सोल्व कर लिया। इससे क्या हुआ, इससे हमारा लिखने वाला जो टाइम है वो बच जाएगा, क्योंकि लिखने में हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। जैसे आपने A10 लिखा, इसमें भी आपके 2-3 सेकंड लग गए होंगे। डबल एरो लगाई आपने, फिर टर्म फार्मूला लिखा, फिर इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हमने, फिर कैलकुलेशंस किया। तो हम कैलकुलेशन को ही डायरेक्ट कर लेंगे, यही स्टेप हम डायरेक्ट कर लेंगे तो हमारा ये वाला टाइम सारा बच जाएगा। तो हम अपने आधे से ज़्यादा टाइम को बचा पाएंगे। कैसे? अपने काम करने के तरीके को बदलकर, जो कि अब आपको कंपटीशन में सीखना जरूरी है। ओके, तो इस तरह से हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में कोई हमें कहता है 20th टर्म निकालो, तो आपको कैसे करना है, 20 से कम 19, कितना डिफरेंस है
4 का, तो 19 4 जा आप इनको मल्टीप्लाई कर दिया 76, क्या ऐड कर दोगे इसमें, फर्स्ट टर्म है 3, 76 प्लस 3 79, तो यही काम हमने 79 वाला डायरेक्ट निकाल लिया लिखने की बजाय। तो हमारा यही पॉलिसी पे काम करना है कि जितना भी टाइम हम बचा सकें लिखने से बचें और कैलकुलेशन को ब्रेन से डायरेक्ट सोल्व करें। और आपको पता है जो भी काम हम लिखने वाला करते हैं उसको कमांड कौन करता है, ब्रेन करता है। जब काम ही ब्रेन को करना है तो हम क्यों कहें भाई ब्रेन को, पहले हम कहेंगे ब्रेन भाई तू मेरे हाथ को बता, हाथ फिर इस काम को अप्लाई करेगा, फिर उसको कैलकुलेट करके बताएगा, फिर हम ब्रेन को पास फिर जाएंगे भी हमारा ये रिजल्ट आया, फिर ब्रेन हम आगे उसको आंसर की में देखेगा, तो कितना टाइम वेस्ट हुआ। तो ब्रेन को डायरेक्ट ही कह दो भाई तुम ही कर लो कैलकुलेशन, हमें तो रिजल्ट बता दो। तो वही हमने किया कि अपने ब्रेन से डायरेक्ट ही पूछ लिया भी अपना काम खुद ही कर लो, हमें बीच में इंटरमीडिएटर की जरूरत नहीं है। तो हमें इस पॉलिसी पे काम करना, जब तक जरूरत ना पड़े कोशिश ये करें कि ब्रेन से ही कैलकुलेशन सोल्व कर लें। और इस पूरे चैप्टर में हम मैक्सिमम कोशिश यही करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ब्रेन से डायरेक्ट सोल्व करें, ताकि हमारा जो टाइम है वो बच जाए और हम कंपटीशन में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। ओके, चलो ये आपने देखा जनरल क्वेश्चन था, कंपटीशन में इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन टेक्निक आना बहुत जरूरी है, इसीलिए आपको करवाया जा रहा है। अब जैसे मैं क्वेश्चन आपको करने के लिए दे रहा हूं और आप देखना इसमें कैसे कैसे आप कितने टाइम में कर पाओगे। कोई भी सीरीज बना दी हमने 5, नेक्स्ट 8, फिर 11, फिर 14 सीरीज दे दी। मैं आपसे कहता हूं इसकी कौन सी टर्म निकालो, 15 टर्म निकालो, 24 टर्म निकालो। तो कैसे निकालोगे फटाफट, 15 से कम 14, कितना डिफरेंस है 3, 14 3 जा 42, 42 में क्या ऐड कर दोगे 5, कितना आ गया 47, आंसर लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब आप इसको भी लिख रहे हो 47, इसको भी मत लिखो, क्यों, क्योंकि वहां पे 4 ऑप्शन दिए हुए मिलते हैं। किसी भी क्वेश्चन को करने के बाद 4 ऑप्शन में से हमें करेक्ट आंसर बताना होता है, जैसे 42, 43, 45, 47। जब ये 47 हमें यहाँ लिखा हुआ मिल ही जाएगा, तो यहाँ पे लिख के हम अपना टाइम क्यों खराब करें। ये क्वेश्चन दिया हुआ मिलेगा, ये टर्म्स दी हुई मिलेगी, हमें डायरेक्ट ब्रेन का यूज करके यहाँ से आंसर निकाल के यही चेक कर लेना है हमारा आंसर कौन सा आया, डी। हम बात कर रहे थे ये सब चीजें, तो आपने क्वेश्चन को समझा भी हमें क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना। जैसे आपसे अगली टर्म कौन सी पूछी मैंने, 24th टर्म बताओ, 24 से कम 23 कर लेना है, और यहाँ डिफरेंस कितना है 3 का, तो 23 इंटू 3 69, 69 में कौन सी टर्म ऐड करनी है आपको, फर्स्ट टर्म, तो 69 प्लस 5 74, आंसर आ गया। कितना फास्ट कैलकुलेशन हो रही है। अब हम एक तो काम ऐसे करें, एक लिख के करें भी, पहले 24 टर्म को बनाओ a प्लस 23d, फिर a की वैल्यू यहां से पता लगाओ 5, फिर यहां पुट करो d की वैल्यू कितनी है 3, फिर इनको कैलकुलेट करो। तो हम क्यों ना हम डायरेक्ट ही कैलकुलेशन वाला काम कर ले, बीच में से जितने स्टेप कम कर सकते हो आपको करने चाहिए, ताकि जो काम आपका 20 सेकंड में हो रहा है उसको आप 5 सेकंड में कर लें, जो काम आपका 1 मिनट में हो रहा है आप उसको 10 सेकंड में कर लें, जो काम आप 5 मिनट में कर रहे हो उसको 15 सेकंड में हो जाए। जितना मैक्सिमम टाइम बच सकता है हमें बचाना है, ताकि अगले क्वेश्चंस को करने के लिए हमें सफिशिएंट टाइम मिल सके। चलो ये देखा हमने, अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टाइप आता है इसी के अंदर। सेकंड जो स्टेज आती है वो आती है भी कई बार सीरीज गिवन नहीं होती, हमें क्या गिवन नहीं होती, सीरीज गिवन नहीं होती, टर्म्स दे देते हैं। जैसे 5th टर्म ऑफ द एपी इज इक्वल टू 48, 8th टर्म ऑफ द एपी इज इक्वल टू 57। कोई हमसे कहता है इसकी 14 टर्म बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कंपटीशन में जनरली मिल जाता है, स्टेट लेवल के जो कंपटीशन होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, या कोई आप अदर कोई कॉमन एग्जाम देने जा रहे हो जिसमें यूनिवर्सिटीज अलग अलग लेती रहती हैं अपने एग्जाम, जैसे CUET का एग्जाम हो गया, या JJ यूनिवर्सिटी अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट करती है, तो उन एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है उन केसेज में, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इन क्वेश्चंस को या तो तरीके अगर सिलेबस की तरह सोल्व करेंगे, तो पहले आप देखो कैसे सोल्व करोगे वो समझते हैं हम भी। 5th टर्म एपी में कैसे लिखोगे, a प्लस 4d इज इक्वल टू 48। 8th टर्म को कैसे लिखोगे, a प्लस 7d इज इक्वल टू 57। फिर इन दोनों को सोल्व करके आप किसकी वैल्यू निकालोगे, a और d की, दोनों को माइनस कर दोगे, a कैंसिल हो जाएगा, ये 3d बच जाएगा आपके पास, ये माइनस का 9 बचेगा, d की वैल्यू 3 आ जाएगी। फिर d की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करोगे, किसकी वैल्यू निकालोगे, a की, कैसे, 3 को आपने यहां पुट किया, 4 इंटू 3 12, 12 उधर जाके माइनस हो गया, कितना रह गया 36, a और d आ गया।
उसके बाद आपको जो निकालना है 14 टर्म निकालनी है, वो क्या होती है a प्लस 13d। क्योंकि कोई भी टर्म निकालनी है तो आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक तो फर्स्ट टर्म, एक कॉमन डिफरेंस। वो कहां से निकलेगा, जो गिवन स्टेटमेंट है वहां से निकालोगे a और d, उसको फिर यहां पुट करोगे। a की वैल्यू 36 और d की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, इनको मल्टीप्लाई करोगे 39 36, यहां पे आंसर आ गया 75। तो हमने अपना आंसर निकाल लिया। अब बात क्या है यहाँ पे, सबको आता है ये, आपने +1 में भी पढ़ा है, सभी कर सकते हैं। फिर डिफरेंस क्या है, सिलेबस में हमने ऐसे किया, कंपटीशन में जब क्वेश्चन है तब भी हमने ऐसे किया। तो फर्क क्या हुआ, फर्क ये हुआ कि अगर आप सिलेबस वाला मेथड कंपटीशन में लगाओगे तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा, और ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको वहां मैक्सिमम 30 सेकंड मिलते हैं कंपटीशन में, और ऐसे क्वेश्चन पे 30 सेकंड भी लगाना मैं बेवकूफी समझता हूं। अगर इतना टाइम लगाओगे, आप इसको करने में ही आपको 2 मिनट लग गए, तो 2 मिनट का टाइम कंपटीशन में हमारे पास नहीं है। तो आप इसका टेक्निक भी सीखिए, शॉर्टकट समझिए भी, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे अब वो अभी आप देख लीजिएगा इसमें, इसको और क्या मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हो उसको देखते हैं। चलो अब हम इतना सब कुछ नहीं करेंगे इसमें, मैं सीधा ही आपको यहीं से इसका आंसर बता देता हूं कि इसका आंसर 75 कैसे आएगा। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, 5 टर्म दी गिवन है, 8 टर्म गिवन है, दोनों में कितना डिफरेंस है, 5 में और 8 में कितना डिफरेंस है 3 का। वही डिफरेंस यहां देखो 57 में और 48 में कितना डिफरेंस है 9 का। क्लियर है, फिर आगे देखो जो गिवन था और जो आपको निकालना है उसमें कितना डिफरेंस है, 8 में और 14 में कितना डिफरेंस है 6 का। तो ये देखो ना, यहां डिफरेंस 3, तो यहां डिफरेंस कितना 6, इसका मतलब है डबल हो गया, इसका कितना हो गया डबल। तो यहां डिफरेंस 9 था तो इसका भी डबल कर दो, 9 2 जा 18, तो 18 इसमें ऐड कर दो, आंसर कितना आ गया आपके पास 75। आपने बिना कैलकुलेशन किए, बिना a d निकाले, बिना सब्स्टिट्यूट किए भी अपना आंसर निकाल लिया, तो इसे कहते हैं ट्रिक्स। इन ट्रिक्स के बेस पे आप आराम से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो समझ में आया सभी को, क्या किया हमने, जो गिवन टर्म्स थे उनका डिफरेंस देखा इस साइड में उस साइड में, दोनों डिफरेंस देख लिए। फिर आगे जो निकालना था और जो गिवन था उनके बीच में डिफरेंस कितना था 6, ये इसका मल्टीपल था, ऊपर 3 का डिफरेंस नीचे 6 का डिफरेंस, तो यानी उधर 8 का 9 का डिफरेंस, तो नीचे कितना आएगा डबल। जब यहां डबल है तो उधर भी क्या होगा डबल कर देंगे, तो 9 का डबल 18, तो 18 का डिफरेंस होना चाहिए इसके और इसके बीच में, तो इसमें 18 आप ऐड कर दो, कितना बन जाएगा 75 और 57 के बीच में 18 का डिफरेंस मिलेगा। तो शॉर्टकट लग गया। अब आप कहोगे कि हमेशा ऐसे तो नहीं होता, कि हमेशा ही मल्टीपल मिलेगा, डबल मिलेगा, ट्रिपल मिलेगा, ऐसा तो नहीं होता कई भी कबार, तब कैसे करेंगे, तो वो भी शॉर्टकट है हमारे पास, वो भी आप देखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किसी ने आपसे कहा कि 5th टर्म ऑफ द एपी इज इक्वल टू 48, 8th टर्म ऑफ द एपी इज इक्वल टू 57, यह चल रहा है। अब आपसे किसी ने पूछ लिया यहाँ पे 16 टर्म बताओ। अब यहाँ डिफरेंस 3 का, यहाँ डिफरेंस कितना है 8 का। अब ये तो 3 का डबल नहीं है, नहीं 3 का 3 टाइम्स है, दोनों के बीच में है ये कहीं ना कहीं। तो इसका मतलब अब क्या करें हम, अब मल्टीपल तो नहीं आया, अब उसका डिफरेंस आगे मल्टीपल कैसे करेंगे। तो इसमें जो एक्चुअल ट्रिक्स लगेगी वो ट्रिक्स अब सीखने वाले हो आप। यहां जब डिफरेंस कितना था 9 का 3 का, तो उधर डिफरेंस कितना था 9 का, इनकी रेशियो ले लो, क्या ले लो इन दोनों की रेशियो, 9 डिवाइड बाय 3 कितना आ गया 3, और यहां कितना डिफरेंस आया इन दोनों के बीच में 8 का। जो 8 आया है ना उसको इस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना बना 24, वो ऐड कर दो, अब इसमें उसको ऐड करो तो कितना बन जाएगा 81, तो आंसर आ गया। तो ये क्या है, ये अगला शॉर्टकट है जिसके अंदर यहां डिफरेंस देखा वहां डिफरेंस देखा, दोनों की रेशियो ले ली, जो रेशियो आई उसको अगले डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दो। यहां डिफरेंस 8 का था, उधर रेशियो कितनी आई थी 3 इंटू 8 24, उसको ऊपर वाली टर्म में ऐड कर देना, अपने आप नीचे वाली टर्म आ जाएगी। तो ये था अगला शॉर्टकट। ये शॉर्टकट हमेशा लगेगा, ये वाला कभी कभी लगेगा, ये हमेशा लगेगा। तो आपको कौन सा शॉर्टकट याद रखना है फ्यूचर में, ये वाला इंपॉर्टेंट मेथड हो गया, और ये क्वेश्चन हर कंपटीशन में एक दो सालों में देखने को मिलता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। पहले मैं आपको एक्चुअल मेथड भी करवा रहा हूं ताकि आपको अपना सिलेबस रिवाइज हो जाए, उसके बाद उसका ट्रिक्स भी करवा रहा हूं ताकि आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी आ जाएं। तो इस तरीके से हम इसको क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो ये था मेथड। सीक्वेंस एंड सीरीज में एपी चैप्टर के अंदर कोई भी टर्म निकालनी हो तो ऐसे निकाल सकते हो आप। तो आई थिंक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।
अब इन्हीं टर्म्स को आगे बढ़ते हुए इन्हीं टर्म्स के ऊपर 3 स्टैंडर्ड फार्मूले और आते हैं जिनके ऊपर हर साल एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है किसी ना किसी कंपटीशन में। तो वो क्वेश्चन कौन से हैं? तीन टाइप कौन से हैं? वो भी शॉर्ट ट्रिक्स के साथ करेंगे हम, उनके भी शॉर्ट फार्मूले हैं। तो चलो अब उनको देखते हैं जरा। 3 स्टैंडर्ड फार्मूले पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला फार्मूला है हमारे पास कि मान लो टर्म्स दे रखी है m टर्म इज इक्वल टू n और n टर्म इज इक्वल टू m, यानी कि जो टर्म है वो अगली बार वैल्यू बन जाएगी और जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी? टर्म बन जाएगी। ऐसा दे रखा हो तो आपको कोई क्या पूछे, इन दोनों को प्लस करके जो टर्म बनेगी यानी कि m प्लस n करने से जो टर्म बनेगी वो बताओ, तो वो हमेशा क्या आएगी बच्चों? वो आएगी 0। क्या आएगी वो? 0। ये ट्रिक्स है, हमेशा याद रखना। इसके मैं 2-3 एग्जाम्पल लेके याद करवाता हूं ताकि आप कभी भूले ना। चलो देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका भी हम। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल ले लिया। 5th टर्म ऑफ द एपी इज इक्वल टू 7, 7 टर्म ऑफ द एपी इज इक्वल टू 5। देखो ना, जो टर्म्स थी वो वैल्यू बन गई और जो वैल्यूज थी वो नेक्स्ट टाइम क्या बन गई? टर्म। तो ये रिलेशन होना चाहिए आपस में इनका। तो आपसे हमेशा कौन सी टर्म पूछी जाएगी? जो इन दोनों को प्लस करने से जो बनेगी। 7 + 5 कितना हो गया? 12। 12 टर्म कोई आपसे पूछे तो आपका नेट रिजल्ट क्या आना चाहिए? हमेशा 0। यही आपको लिख के आना है वहां पे। अगर कोई आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे तो डायरेक्ट आपको शॉर्ट ट्रिक्स लगा देनी है, 0 आंसर। निकालने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, प्रूफ चाहिए भी कैसे हुआ, तो मैं प्रूफ आपको जरूर दे देता हूं। अभी जो फार्मूला मैंने आपको करवाया था उसी फार्मूले को यूज करके। कैसे? जैसे मैंने आपको कहा भी 7 में और 5 में कितना डिफरेंस है? 2 का। तो 5 में और 7 में कितना डिफरेंस हुआ? -2 का। कितना डिफरेंस हुआ? -2 का। 7 और 12 में कितना डिफरेंस हुआ? 5 का। तो इन दोनों की रेशियो ले लो भाई। इनकी रेशियो क्या आ गई? -1। तो -1 को किससे मल्टीप्लाई करो? 5 से। और कितना बन गया? -5 प्लस करोगे +5 तो क्या बन गया रिजल्ट? 0 आ गया ना, 0। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको याद रखनी, निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है। बट मैंने आपको इसलिए लर्न करवा दिया ताकि आपको ये ना लगे हमें तो रटवाया जा रहा है, ऐसा ना लगे। इसलिए मैंने आपको समझा भी दिया शॉर्ट ट्रिक्स। और आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप डिटेल में सिलेबस की तरह कर लो। 5th टर्म क्या होती है? a + 4d। 7th टर्म कौन सी होती है? a + 6d। इन दोनों को सिंप्लीफाई करके a और d निकाल लो। और जो टर्म निकालनी है 12th टर्म निकालनी है तो a + 11d हो जाएगा। इसमें a और d की वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आना है? 0। तो भाई जब आंसर 0 आना ही है ऐसे क्वेश्चन में तो निकाल कर किसको दिखाना? हमें तो कंपटीशन में आंसर से मतलब है, हमें क्या मतलब कैसे आया, कितना टाइम लगा, क्यों लगाएंगे हम टाइम? तो हमें इन्हीं चीजों से बचना है, इसी का नाम कंपटीशन है। तो जितने चैप्टर्स मैं आपको करवाऊंगा सब में यही चीज है डियर, शॉर्टकट का ही यूज होगा। चलो बहुत अच्छा है, आप अच्छा समझ रहे हो, अच्छा ध्यान दे रहे हो, बहुत बढ़िया। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा सभी को। चलो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स और भी समझाता हूँ। ये तो चलो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो चल रहा है, इसमें आपको 2-3 बातें और बता देता हूँ जो आपके काम आने वाली है। कोई आपको पूछे a की वैल्यू क्या आएगी, यानी फर्स्ट टर्म क्या होगी, कोई आपसे सीधा ही पूछ ले तो मैं आपको सीधा ही तरीका बता देता हूं। फर्स्ट टर्म आने का फॉर्मूला क्या होगा? m + n - 1। ये आपकी फर्स्ट टर्म होगी। क्या होगी ये? फर्स्ट टर्म। कोई d पूछे डिफरेंस क्या आएगा, वो हमेशा आएगा -1। कॉमन डिफरेंस जो आएगा ऐसी सिचुएशन में क्या आने वाला है? -1। चलो मैं आपको एक बात पीछे क्वेश्चन में पीछे लेके जा रहा हूं। मैं जब इन दोनों का डिफरेंस देता हूं और इनकी जो रेशियो निकालता हूं और जो वैल्यू आती है वो क्या होती है? वो d होता है। क्या होता है वो? d का मतलब कॉमन डिफरेंस। जैसे मैंने कहा इन दोनों में कितना डिफरेंस? 2 का। इन दोनों में कितना डिफरेंस? -2 का। -2 / 2 कितना आया? -1। वो एक और कुछ नहीं है, वो d की वैल्यू ही है। कितनी है d की वैल्यू? -1। अब देखो मैंने कहा 7 में और 12 में कितना डिफरेंस? आपने कहा 5। तो वो 5 अकेला नहीं है, वो 5d होता है। जो डिफरेंस होता है ना दोनों के बीच में, 5 टर्म का डिफरेंस है तो 5d हो गया। d की वैल्यू क्या थी यहाँ पे? -1। तो -1 यहाँ रखोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो -5 आ जाएगा, +5 करोगे तो रिजल्ट क्या बनेगा? 0। तो d क्या आया? हमेशा इन दोनों के डिफरेंस की जो रेशियो होती है दैट इज कॉल्ड d।
कॉमन डिफरेंस, ये शॉर्टकट हो गया। इसको हम डायरेक्ट अप्लाई करना है हमेशा जब भी करना होगा। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको धीरे धीरे। तो ये पहला फॉर्मूला समझ में आ गया सभी को। ए की वैल्यू पूछे तो इन दोनों को प्लस करके क्या माइनस कर दोगे 1, तो वो ए की वैल्यू है। डी पूछे ऐसी सिचुएशन में डी हमेशा -1। ट्रम पूछे दोनों को प्लस करके 7 + 5 12 ट्रम पूछे तो क्या लिखोगे 0, क्या लिखोगे 0, तो 0 आंसर आ गया। ओके, तो ये समझ में आया सभी को। चलो बहुत अच्छा भी, ये आपका पहला टाइप था। मैंने कितने टाइप बताए हैं? ऐसे 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पहला टाइप मैं आपको करवा चुका हूं और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल मैंने लेके दिखाया। अगर आप ऐसे एग्जाम्पल प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मैं कहता हूं किसी बुक्स की जरूरत नहीं है, अपने क्वेश्चन खुद के फ्रेम करो। खुद के फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन इंसान कभी नहीं भूलता। आप जितने भी लेक्चर आप पढ़ोगे मेरे साथ, मैं आपको जितने चैप्टर पढ़ाऊंगा कभी बुक्स का यूज नहीं करता, ना मैं घर से पढ़ के आता हूं। तो ऐसा कैसे कर लेते हैं? तो इसका एक ही रीजन है, मैंने खुद की जो क्वेश्चन बुक्स में चल रहे हैं, कंपटीशन में पूछे जा रहे हैं, वहां पे एक क्वेश्चन पूछा गया, उसके 10 क्वेश्चन मैंने माइंड में फ्रेम कर लिए, और फ्रेम कर लिए तो प्रैक्टिस होगी तो मैं आपके सामने डिस्कस कर लूंगा वही सारे प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन। तो इस तरह हमें किसी बुक्स की जरूरत नहीं है, हम अपने क्वेश्चन खुद फ्रेम कर सकते हैं। अब जैसे ऐसा क्वेश्चन आप खुद कैसे बनाओगे सिखाता हूं मैं बनाना। जैसे देखो m की वैल्यू जो मर्जी रख लो, n की वैल्यू जो मर्जी रख लो, अगली बार इंटरचेंज कर देना। जैसे मैंने कहा कि 10th टर्म ऑफ द AP इज इक्वल टू 9, तो अगली बार क्या करना पड़ेगा आपको, 9 को तो यहां लाना पड़ेगा, 9 टर्म, आगे क्या लिखना पड़ेगा 10, और क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, इन दोनों को प्लस करके जो टर्म बनेगी 19 टर्म बताओ, 10 + 9 19 टर्म बताओ, तो आप क्या लिख के आओगे 0। डी पूछ ले कोई तो डी मैंने बताया इसी सिचुएशन में क्या आएगा -1। ए की वैल्यू पूछे दोनों को प्लस कर लो, 10 + 9 19, 1 माइनस कर दो इसमें से, कितना आ गया 19 में से 1 माइनस हो गया तो 18। तो आपने कुछ ही चंद सेकंडों के अंदर ए भी निकाल लिया, डी भी निकाल लिया, टर्म भी निकाल ली। तो आपको टाइम लगा कहां? टाइम तो तब लगता है जब हम इसकी पूरी कैलकुलेशन में पड़ जाते हैं, ए निकालने लग जाते हैं, इक्वेशन बनाकर प्लस माइनस करके कभी ए निकालेंगे, फिर ए की वैल्यू वहां पुट करेंगे, फिर डी की वैल्यू निकालेंगे, इस तरह से टाइम वेस्ट होता है हमारा। तो उस कैलकुलेशन से बचना है। प्रैक्टिस करवाने के लिए आपको करवाऊंगा जरूर वो टाइप, लेकिन आपको वो यूज नहीं करनी, वो नॉलेज के लिए है। अब हमें यूज करनी है ट्रिक्स, ताकि फ्यूचर में हमें ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ओके, तो चलो फर्स्ट टाइप हो गई। अब इसी में हम करने जा रहे हैं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप कौन सी आती है इसी में? यही m टर्म्स इज इक्वल टू 1/n टर्म, 1/n सॉरी, और n टर्म इज इक्वल टू 1/m। क्या डिफरेंस है इसमें और उसमें? उसमें तो क्या था कि m टर्म इज इक्वल टू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल थी n के, इसमें रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब जो n था वो क्या हो गया 1/n, और जो m था वो क्या हो गया 1/m। जब रेसिप्रोकल में पूछा जाएगा तब कौन सी टर्म पूछी जाएगी आपसे? यहां इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो टर्म बनेगी m × n, वो टर्म पूछी जाएगी, और उसका रिजल्ट हमेशा क्या होगा 1 होगा। क्या होगा 1। प्लस वाले में क्या था m + n, जब हमने किया था क्या रिजल्ट आया था पीछे 0, और इनटू वाले में क्या आएगा m × n पूछेगा तो रिजल्ट आएगा 1। आई थिंक समझ में आ गया। अब इसी में शॉर्टकट भी याद करवा देता हूं, तो मतलब ये दो क्वेश्चन भी ले लेते हैं, एग्जांपल भी ले लेते हैं हम जरा। देखो फिर आप पहला एग्जांपल ले लिया, 5 टर्म ऑफ द AP इज इक्वल टू 1/7, 7th टर्म ऑफ द AP इज इक्वल टू 1/5। रेसिप्रोकल है सब, तो यहां पे कौन सी टर्म पूछी जाएगी? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 × 5 35, तो 35 टर्म आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी, और आपको डायरेक्ट रिजल्ट लिख देना है क्या 1। तो चारों ऑप्शन में चेक करो कि 1 कहां है, ए में है, बी में है, सी में है, डी में है। तो जहां पे आंसर आपका 1 रखा हो, अगर सी ऑप्शन में रखा है तो सी आंसर हो जाएगा, डी में रखा तो डी हो जाएगा, ए में रखा तो ए हो जाएगा। तो आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन आप ये पूछेंगे कि पीछे तो आपने ए और डी भी डायरेक्ट निकालने सिखाए थे, क्या इसमें भी हम ए और डी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हो, उसका भी शॉर्टकट बता देता हूं। इसमें ए और डी दोनों इक्वल आएंगे डियर। ऐसी सिचुएशन में रेसिप्रोकल वाले केस में ए और डी की वैल्यू सेम आती है, क्या होती है? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। क्या है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन? 1/m × n। ये ए की वैल्यू भी यही,
डी की वैल्यू भी यही। जैसे इस क्वेश्चन में क्या बनेगा 1/35, 7 इंटू 5 35, तो 1/35 यही ए की वैल्यू है, यही डी की वैल्यू है। समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। चलो आपको इसमें मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूं सम निकालने का। हालांकि सम का फॉर्मूला भी हमने डिस्कस नहीं किया है, वो अगले लेक्चर में डिस्कशन होगा कि एपी के अंदर सम ऑफ द टर्म कैसे निकालते हैं। लेकिन मुझे इतना लगता है कि आपको सम ऑफ nth टर्म निकालने का फार्मूला आता है, तो वो क्वेश्चन इसमें शॉर्टकट में तो मैं याद ऐड कर देता हूं कि किसी भी एपी के अंदर सम निकालना पड़ जाए तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है एसएन का। फार्मूला क्या था? n/2 इंटू में 2a प्लस में n-1 इंटू डी। ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं किसी भी एपी टर्म के अंदर अगर हमें सम निकालना हो तो। ओके, चलो देखते हैं। अब इसमें क्यों सम का फार्मूला कैसे पूछेंगे? फाइंड द सम ऑफ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो टर्म बनेगी उसी का सम पूछ लेंगे। फाइंड द सम ऑफ 35 टर्म, तो कैसे निकालोगे आप 35 टर्म का सम? तो वो भी आप देखिए जरा 35 टर्म का सम कैसे निकलेगा। आपको क्या करना है, जिस टर्म का भी सम पूछा है उसमें 1 ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो, अपने आप ही सम आ जाएगा। क्या करना है, जो भी इनका मल्टीप्लिकेशन करने से टर्म आएगी उसमें 1 ऐड करके डिवाइड बाय क्या कर दोगे 2, तो आंसर क्या आ गया 18, तो ये 18 आंसर आ गया। जैसे इसमें कोई पूछे आपसे फाइंड द सम ऑफ m इंटू एन टर्म, जैसे टर्म पूछी है वैसे कोई आपसे सम पूछ ले तो क्या फार्मूला बताया मैंने, दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर पहले 1 ऐड कर दो, डिवाइड बाय क्या कर दोगे 2, तो इससे अपने आप ही सम आ जाएगा, कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये पार्टिकुलर कंडीशंस पे है। कौन सी कंडीशन? जब टर्म हमें कैसी दे रखी हो, m टर्म इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ n और n टर्म इज रेसिप्रोकल ऑफ m, उस केस में है। ओके, तो ये 2-3 हमने इसमें कितने फार्मूले पढ़े शॉर्टकट? टर्म निकालने का पढ़ा, ए और डी निकालने का पढ़ा और सम निकालने का फार्मूला पढ़ा। और जो असाइनमेंट मैं आपको देने वाला हूं ये आपके इसमें पुट होने वाली है, उस असाइनमेंट में ये क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट टर्म निकालने वाला, ये फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट मिलेगा जिसका आंसर है डी, यानी कि आंसर कितना है वो 18। कैसे? 35 टर्म का सम पूछा था, 1 ऐड कर दिया, 36 डिवाइड बाय 2 कर दिया, कितना आ गया 18 आ गया। क्लियर है? अब ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको मैं फिर करने के लिए दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, और ऐसे क्वेश्चन आप 10 बना के खुद प्रैक्टिस करोगे ताकि हमें किसी बुक की जरूरत ना पड़े। तो चलो एक क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं आपको करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन, सम ऑफ 8th टर्म ऑफ द एपी इज इक्वल टू 1/12 और 12th टर्म ऑफ द एपी इज इक्वल टू 1/8। समझ गए ना, रेसिप्रोकल चल रहा है। तो आपसे कोई भी टर्म पूछेगा वो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन से जो टर्म बनेगी 96 वो पूछी जाएगी। तो क्या आंसर है बताओ? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 96 टर्म्स इन दैट केस? तो क्या आएगा इन दिस केस? इन दिस केस वी रिसीव्ड आंसर इज 1। पता है हमें, जब इन दोनों के वन रेसिप्रोकल वाले केस में जो इनको मल्टीप्लाई करने से जो टर्म बनेगी वो टर्म क्या बनेगी, हमेशा क्या रिजल्ट आएगा 1 आएगा। हमने बता दिया। कोई आपसे ए और डी पूछ ले, ए क्या होगा डी क्या होगा, बताया मैंने, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 1/96 हो जाएगा। सम पूछे कोई 96 टर्म का सम बताओ, तो वही क्रम करना है आपको, तो 1 ऐड करके डिवाइड बाय क्या कर देना है 2 कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका भी सम आ जाएगा। तो ये सेकंड फार्मूला हो गया जो टर्म्स के ऊपर हम अभी स्टडी कर रहे थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये फार्मूला भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और मैं आपको फिर बार बार एक ही बात कह रहा हूं, जो 3 स्टैंडर्ड फार्मूले करवा रहा हूं ये शॉर्टकट वाले, इनमें से एक क्वेश्चन हर कंपटीशन में आता है। प्रीवियस ईयर्स पेपर उठा के देखो, अगर आपने एनडीए का एग्जाम दिया है तो भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा इन तीनों टाइप में से। एग्रीकल्चर का एग्जाम दिया है 4 ईयर का तो भी एक क्वेश्चन पक्का मिलता है हर साल। अगर आपने आईआईटी जेई का एग्जाम दिया है मेन, तो उसमें भी एक पक्का क्वेश्चन मिलता है। कॉलम मैचिंग वाले केसेस में ज्यादातर आता है क्वेश्चन, तो आपको एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि पूरे चैप्टर में आप 1000 क्वेश्चन ना करके आप वही 100 क्वेश्चन कर लो जिनमें से हमारे 5-7 क्वेश्चन आने होते हैं। तो भी हम यहाँ पे आपको स्मार्ट वर्क करवाएंगे, हार्ड वर्क की जरूरत नहीं है। हार्ड वर्क जब करना था आपको +1 +2 में, तब आपने किया नहीं किया वो अलग बात है, टाइम जा चुका है। अब टाइम आ चुका है स्मार्ट वर्क की, और स्मार्ट वर्क के लिए तो एक ही तरीका है डियर कि दिमाग का ज़्यादा यूज करेंगे, और लिखने वाले काम में जहाँ टाइम वेस्ट होता है वो चीज़ों को हम अवॉइड करेंगे। चलो बहुत बढ़िया, ये आपका सेकंड फार्मूला था। अब हम करने जा रहे हैं थर्ड टाइप,
और आज का लास्ट टॉपिक है भी, अगर हमें तीसरा टाइप का फॉर्मूला कौन सा है, वो इन दोनों को मिक्स करके बनाया हुआ है, एम टर्म का एम टाइम, एम टर्म का कोई भी एम टर्म दे दी, इसको एम से मल्टीप्लाई कर दिया, एन टर्म का एन टाइम, बोथ आर इक्वल। तो यहां पे कौन सी टर्म पूछी जाएगी, फिर से प्लस वाली टर्म पूछी जाएगी, एम प्लस एन टर्म इज इक्वल टू क्या होगा, तो आंसर फिर वही 0 आएगा। बता चुका हूं मैं, लेकिन ये फार्मूला थर्ड है। और क्यों बताया भी इन तीनों, ये फार्मूले पे क्वेश्चन आपका बीएससी एग्रीकल्चर में आज से 2 साल पहले आ चुका है। क्या क्वेश्चन था इसके ऊपर, 7th टर्म का 7 टाइम इज इक्वल टू द 12th टर्म का 12 टाइम, बोथ आर इक्वल, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 7 + 12 यानी कि 19 टर्म, बताओ क्या आएगी। 4 ऑप्शन थे भी आपके एग्जाम में वहां, और आपको इसका जवाब देना था। क्या क्या ऑप्शन थे, 19, 1, 0 और 18.5, ऐसे 4 आंसर दे दिए गए। तो आपका आंसर क्या आएगा, बताया था मैंने आपको, इन दोनों को प्लस करने से जो टर्म बनेगी उसका रिजल्ट क्या होगा, 0। तो आंसर आ गया सी पार्ट, हो गया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन आप कितने फ्रेम कर लो, आपकी मर्जी है। जैसे हमने एक क्वेश्चन और बना लिया, क्वेश्चन क्या बना लिया हमने, 8th टर्म का 8 टाइम इज इक्वल टू 12th टर्म का 12 टाइम, कोई मर्जी, कोई भी नंबर ले लो, आपकी मर्जी है। 5th टर्म का 5 टाइम इज इक्वल टू 7 टर्म का 7 टाइम, बोथ आर इक्वल। तो कौन सी टर्म पूछेंगे, 7 + 5 12 टर्म बताओ, तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। इसमें कौन सी टर्म पूछेंगे, इन दोनों को प्लस कर दो, 20th टर्म इज इक्वल टू व्हाट, तो क्या रिजल्ट बनना है, रिजल्ट तो वही बनना है जो हम बता चुके हैं, 0। तो यही क्वेश्चन फिक्स है। इन तीनों में से आपको एक क्वेश्चन कंपटीशन में मिलेगा, ये मेरा मानना है। और आप इसको अच्छी तरह तैयार करके जाएं। मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ है हमेशा की तरह। तो आप अच्छी तैयारी करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम कम मेहनत में भी अच्छा रिजल्ट बना सकते हैं। यही थीम अवर्स अकेडमी की रही है कि कम मेहनत करें और बच्चों के रिजल्ट ज़्यादा आएँ, क्योंकि हार्ड वर्क में और स्मार्ट वर्क में यही फर्क है। अब आपको यहाँ पे हार्ड वर्क पे हम ज़्यादा जोर नहीं देते, हम यहाँ स्मार्ट वर्क पे ज़्यादा जोर देते हैं, टेक्निकल पढ़ाने में ज़्यादा जोर देते हैं, ताकि बच्चे का जो ब्रेन है वो शार्प हो और पढ़ाई को उसको वो बोझ ना समझे। अब मैं आपको 1000 क्वेश्चन की असाइनमेंट दे दूंगा करने के लिए, भी 1000 क्वेश्चन है, घर से करके लाओ, तो बर्डन होगा कि नहीं हो गया, तो आप 1000 क्वेश्चन कर नहीं पाओगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा ही नहीं। तो हमने क्या कर दिया, हमने 1000 क्वेश्चन हटा दिए, उन 1000 में से वो 100 क्वेश्चन निकाल लेंगे हर चैप्टर के अंदर, जिनमें से कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपके 1000 क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपको 100 क्वेश्चन पे काम करना है। हर चैप्टर में 100 क्वेश्चन करोगे तो उन 100 क्वेश्चन में से ही आपका लगभग पेपर पूरा आ जाएगा। तो यानी पूरे मैथमेटिक्स में अगर मैं बात करूं +1 +2 में, और अगर हम 25 चैप्टर हैं या 30 चैप्टर हैं +1 +2 के अंदर, तो उन 30 चैप्टर में से आप ये माने चलो अगर हम आपको 3000 क्वेश्चन कराते हैं तो आपका पेपर पूरा है। तो आपको यहाँ पूरे साल में 3000 क्वेश्चन करने हैं मैथ के, तो किसी भी कॉम्पिटिशन को क्रैक करना हो तो इसी वजह से आज अवर्स अकेडमी का पूरे हरियाणा में नाम है, क्योंकि मैक्सिमम रिजल्ट स्मार्ट वर्क से निकल रहे हैं, उसी पे हम काम कर रहे हैं। और वही मैं आपसे भी उम्मीद रखता हूं कि आप भी इसी तरह स्मार्टली चीज़ों को हैंडल करेंगे और अच्छा रिजल्ट लाएंगे। चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर कंप्लीट, थैंक यू।